अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस लाइव सेशन के अंदर हम बात करेंगे कॉस्टिंग के हवाले से कारोबार के अंदर लागतों को किस तरह से हिसाब किताब में लिया जाता है और किस तरह से कारोबार के अंदर हम मुख्तलिफ कैलकुलेशंस या हिसाब किताब उनको करते हैं। इसको शुमारियात भी आमतौर पर कहा जाता है। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कारोबार के अंदर छोटी छोटी रोजमर्रा की जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं या लेन देन है, जो अमल हैं, उनकी एक लागत है। आप एक दिन, 2 दिन, 4 दिन किसी बंदे को ये चीज कह सकते हैं कि आपकी वो कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे या आपके लिए ये काम कर दे या वो काम कर दे, लेकिन एक ही काम जब आप दर्जनों दफा करेंगे, सैकड़ों दफा करेंगे, फिर आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते कि वो आपके लिए मुसलसल उस काम को करे। तो आप जो भी एक अमल करते हैं, आप जो भी कोई एक काम करते हैं कारोबार में, यू नीड टू पे फॉर दैट। आपको उसके लिए पे करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे आपकी हर एक एक एक्टिविटी, उसके ऊपर कॉस्ट इनकर होती है, उसके ऊपर लागत आती है, मुफ्त में कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कारोबार को जब आप शुरू करते हैं तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं बहुत शुरू के अंदर, कि अक्सर लोग कॉस्टिंग और कैलकुलेशंस को कंफ्यूज करते हैं कारोबार की इनिशियल फिजिबिलिटीज के साथ। फिजिबिलिटीज के ऊपर हमारे ऑलरेडी कुछ जो है वो सेशंस हो चुके हैं, जिसके अंदर जो है वो बिजनेस मॉडल को बनाना, कारोबार के अंदर जो फेलियर्स हैं उनकी क्या वजूहात हैं, और फिर एक अच्छा मॉडल किन किन खुसूसियात और स्किल्स के हामी लोग बना सकते हैं, इसके ऊपर हम पहले से बात कर चुके हैं। तो जो फिजिबिलिटीज है वो एक अलग चीज है, जो कॉस्टिंग और कैलकुलेशन है, लागतें हैं, एक और चीज है। तो आमतौर पे पीपीसी के अलग से डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल या प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन का डिपार्टमेंट अलग से होता है जो कि कॉस्टिंग करता है। तो फिर यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो फिजिबिलिटी है या इमकानी रिपोर्ट्स हैं कि किसी कारोबार को करने के लिए या किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने के लिए टेक्निकल, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल फिजिबिलिटीज किस तरह से मुमकिन है और क्या क्या उसके अंदर इम्कानात हैं कि हम उस चीज को कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो फिर उसके अंदर आपकी बजटिंग एंड फोरकास्टिंग का अलग से एक सिलसिला है। लेकिन आज के सेशन में हम जो बात करने जा रहे हैं वो प्योरली बेस करती है कॉस्टिंग के ऊपर। फिजिबिलिटीज के ऊपर हम अलग से एक सेशन करेंगे। तो कॉस्टिंग या कॉस्टिंग लागतों को कैलकुलेट करने का अमल है, लागतों को शुमार करने का, उनका हिसाब किताब रखने का अमल है, जबकि कॉस्ट लागत है। जब हम इसको कॉस्ट कहते हैं तो ये लागतों का मजमूआ हो जाता है। तो कारोबार के अंदर किस किस जगह के ऊपर कब कब कितना कितना पैसा और कितनी कितनी लागत आती है, लागत है क्या, कारोबार को जब हम करते हैं उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट सर्विस या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस हम ऑफर करते हैं, तो वहां पे हर अमल, हर एक्शन, हर प्रोसेस और हर काम के लिए वक्त, इनपुट्स, ह्यूमन पार्ट, मशीन्स और यूटिलिटीज का जो इस्तेमाल है, ये सारी चीजें आपकी जो फैसिलिटीज हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी है, आपकी स्टोरेज की फैसिलिटी है, फिर आपकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं, इसके ऊपर भी अलग से पूरा सेशन किया जा सकता है। फैसिलिटीज आपके कारोबार के अंदर, तो ये 3 तरह की फैसिलिटीज होती हैं। इनके ऊपर कब कब कहां कितना कितना खर्चा होता है, दर हकीकत इन सभी मामलात के ऊपर होने वाले अखराजात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके फाइनल कंज्यूमर को, कस्टमर को ही पे करना होते हैं। लेकिन बाहसियत कारोबारी हम इसका हिसाब क्यों रखें? हमें इसका हिसाब इसलिए रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी जो लागतें या कॉस्ट हैं उनसे खता खा जाएं और जो हमारे रेवेन्यूज हैं वो हमारी लागतों को पूरा ना कर सकें और हम बजाय कारोबार में मुनाफा कमाने के, ग्रोथ करने के नुकसान उठा बैठे। नंबर 1। नंबर 2, ये जो कॉस्टिंग का अमल है ये आमतौर पे इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर होती है। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के अमल में अपनी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करते हैं या ऑपरेशंस के जरिए से दी गई सर्विसेज की कॉस्टिंग करते हैं, तो हर स्टेप और हर प्रोसेस की जो लागतें होती हैं उनको हम पहले से प्री कैलकुलेट करते हैं। फिर उनके लिए पैसे का बंदोबस्त या अरेंज करना ये बहुत जरूरी अमल है। फिर उसके बाद में आपकी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, जिसमें आप प्योरली आपका सारे का सारा फोकस जो होता है, जो आपकी कॉस्ट हैं उनको, उनके अकाउंट्स को मेंटेन करना है, जिसके अंदर आपकी जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, आपकी कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हैं, ये जो आपकी जितनी भी कॉस्ट है, फिर आपकी एवरेज कॉस्ट है, फिर आपकी जो वो टोटल कॉस्ट है, फिर आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, फिर जो आप सेल्स करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग उससे पहले है, फिर उसके अंदर टैक्सेस वगैरह, आपके प्रॉफिट मार्जिन, सारी चीजें रखने के बाद आप जो है वो फाइनल कंज्यूमर प्राइसेस को डिक्लेयर करते हैं। जब आपकी ये जो टोटल लागत है और आप जितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मसलन आप जो है वो 500 रुपए के अंदर अगर 100 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आप जो है वो 500 को तकसीम 100 पे करो तो 5 रुपए का आपको एक यूनिट पड़ रहा है। तो ये छोटी छोटी जो कैलकुलेशंस हैं पर यूनिट कॉस्ट निकालना हर फेज के अंदर,
तो अब हम बात करते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशंस में इसकी जो तीसरी जगह हो सकती है वो इसकी बजटिंग है, जो हम पहले बात कर चुके हैं, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। तो जब हम कॉस्टिंग करते हैं तो कॉस्टिंग का बहुत ज्यादा किरदार डिसीजन मेकिंग में बजटिंग के अंदर है। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन है। अब कुछ ऐसी मशीनरी है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे असासे हैं, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं, प्रेमिसेस हैं, जिनको अगर हम कैपिटलाइज करते हैं तो हमारा पैसा जो है वो मंजूमत हो जाता है, उनके अंदर इन्वेस्ट होकर वो ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि उस चीज को जो है वो कैपिटलाइज करने के अंदर हमें फायदा है, या फिर उस चीज को हम अगर लीज पे या रेंट के ऊपर या किसी आउटसोर्स कर लेते हैं तो उसमें हमें फायदा है। एक और जगह पे हम यहाँ पे मेक और बाय डिसीजन करते हैं कि कोई चीज हमें बनाने में ज्यादा बेहतर या सस्ती पड़ती है, उसकी लागत कम पड़ती है, या खरीद लेने में ज्यादा उसकी लागत हमें बेहतर पड़ती है। इकोनॉमी ऑफ स्केल्स हमारी जो है वो कहाँ पे हमें साथ देती है। इकोनॉमी ऑफ स्केल जेल में रखे टर्मिनोलॉजी बड़ी कॉमन यूज होती है बिजनेस वर्ड के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। जब आप ज्यादा बड़े पैमाने के ऊपर कोई भी कारोबार करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसके अंदर जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल के अपने एडवांटेजेस हैं। फिर अगर हम बात करते हैं जी कि जो कॉस्ट हैं, लागतें हैं, इनकी किस्में क्या है। सबसे पहले आपकी जब भी आप कैलकुलेशंस करते हैं कॉस्टिंग की, या जो आपकी लागतें कारोबार के अंदर रियल टाइम हो रही होती हैं, तो उसके अंदर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। ऐसे खर्चे जो कि आपके पक्के खर्चे हैं, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स हैं, जो कि आप कारोबार को जो है वो अगर वक्ती तौर पर रोक भी देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के या आप अपने ऑपरेशंस को या सर्विसेज के अमल को रोक भी देते हैं, तो वो होते हैं। जैसे कि अगर आपने बिल्डिंग रेंट आउट जो है वो आपने रेंट हायर किया है, तो उसका रेंट आपको देना पड़ेगा। उसके ऊपर जो यूटिलिटीज हैं, उसके ऊपर मिनिमम यूटिलिटीज, मतलब रात को आपको जो है वो अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए लाइट्स का चलाना। फिर उसके बाद में जो है वो अगर आपकी प्रोडक्ट की नेचर ऐसी है जिसमें हीटिंग एंड कूलिंग का अरेंजमेंट है, तो वहां पे आपको खर्चा करना पड़ता है यूटिलिटी का। फिर आपको सिक्योरिटी मेंटेन करना पड़ती है, बहुत सारी चीजों की जो है वो लाइफ को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो कारोबार चाहे आप बंद भी कर दें तो तब भी आपको जो है वो कुछ ऐसे खर्चे जो कि पड़ते रहते हैं, तो उन्हें हम फिक्स ओवरहेड्स कहते हैं। तो फिर उसके बाद में आपके वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। वेरिएबल ओवरहेड से मुराद ये है कि बदलते खर्चे। अगर आप जो है वो 10 यूनिट बनाएंगे तो 10 यूनिट का मटेरियल कंज्यूम होगा, 10 यूनिट की लेबर लगेगी। अगर आप 100 यूनिट बनाएंगे 100 का मटेरियल, 100 की लेबर लगेगी। तो ये आपके वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। फिर उसके बाद में आपके जो डायरेक्ट ओवरहेड की दूसरी डेफिनेशन ये है कि डायरेक्ट ओवरहेड्स या इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हैं। डायरेक्ट ओवरहेड्स या डायरेक्ट कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट है जो कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस का हिस्सा बन जाती है। मिसाल के तौर पे आप एक मार्कर मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मार्कर का जो शेल है प्लास्टिक का बनता है, उसके अंदर जो फाइबर है, उसके अंदर जो इंक फिल की जाती है, और इन सब कामों के ऊपर आने वाली लेबर, इसके ऊपर कंज्यूम होने वाली यूटिलिटी और दीगर खर्चे, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाते हैं। फिर कुछ ऐसे अखराजात हैं हमारे जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं, जो प्रोडक्ट के साथ तो नहीं जाते लेकिन प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस को डिलीवर करने में उनका अहम किरदार होता है। अब उसमें ट्रांसपोर्टेशन है। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट के साथ तो जुड़ी हुई नहीं रहती है, वो सर्विसेज के साथ तो नहीं रहती है, लेकिन ये इनडायरेक्ट खर्चा है जो कि होता ही है। फिर उसके बाद में आ जाती है जी हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट से मुराद ये है कि आपकी जो प्योर प्रोडक्ट आपने बनाई है, प्रोडक्ट के ऊपर लिखने वाले इनपुट्स, उसके ऊपर लगने वाली डायरेक्ट लेबर और उसके ऊपर आने वाले डायरेक्ट यूटिलिटी के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको आप एडअप कर देते हैं। तो ये आपकी उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखने वाली जो लागतें हैं, ये उसकी कैलकुलेशन। फिर पीरियोडिक कॉस्ट है। पीरियोडिक कॉस्ट से मुराद ये है कि आप अपनी जो कॉस्टिंग है उसको प्रोडक्ट बेस ना करें, उसको पीरियोडिक करें, दौरानियों के साथ तय कर लें कि ये पहले एक हफ्ते की, पहले एक क्वार्टर की, पहले 6 महीनों की, पहले 1 साल की कॉस्ट है। तो ये आपकी पीरियोडिक कॉस्ट है। पीरियोडिक कॉस्ट जो है वो आमतौर पे बहुत ज्यादा सेंसिबल तरीकाकार या बहुत ज्यादा सेंसिबल कॉस्ट नहीं हम इसको कंसिडर करते। फिर उसके बाद में ये आपकी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट और संक कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट से मुराद ये है कि ऐसी आपकी लागतें अपने बिजनेस के अंदर जो कि आप अपनी जेब से या कारोबार के पॉकेट से लगा सकते हैं। तो ये आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, मतलब यहाँ पे आप किसी से उधार नहीं ले रहे हैं, यहाँ से आप किसी से जो है वो कोई कर्जा नहीं उठा रहे हैं। फिर उसके बाद में जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब आप कारोबार के अंदर डिसीजन करते हैं तो आपने जो एक डिसीजन किया है बेहतरीन समझ के, उसके नीचे भी एक डिसीजन होता है जो कि सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव होता है। तो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव को छोड़ने के ऊपर जो हमारी लागत लगती है, मसलन अगर हम उसको अवेल कर लेते और पहले को ना अवेल करते, तो उसके बीच में हमने जो कॉस्ट कंप्रोमाइज किया है वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। ये काउंट नहीं होता है टुवर्ड्स एनी कॉस्ट, ये बस इसको जो है वो एक कंसिडरेशन में रखा जाता है। फिर उसके बाद में ये आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट से ये मुराद है कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि जिसमें आपने कोई फीचर रखे हुए हैं कि जी बेसिक लेवल की सर्विसेज हैं, मीडियम लेवल की सर्विसेज हैं, फिर एडवांस लेवल की सर्विसेज हैं। बेसिक को आप 50 रुपए में चार्ज कर रहे हैं, एडवांस को 70 रुपए में चार्ज कर रहे हैं, और मीडियम को और फिर जो एडवांस उसको 100 रुपए में चार्ज कर रहे हैं। तो ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है।
जितना बेहतर आप डिमांड करेंगे या कस्टमर को जितना बेहतर लेना है वो उतना ज्यादा उसके लिए पे करता चला जाए, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। फिर उसके बाद में एक कॉस्ट जिसको हम कॉस्टिंग के अंदर नहीं शामिल करते, वो आपकी होती है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट आमतौर पे आपने कोई प्रोडक्ट डिजाइन की या कोई बिजनेस आइडिया लॉन्च किया, उसके ऊपर कुछ पैसा लगाया लेकिन कामयाबी नजर नहीं आई या उसके ऊपर आप उसको मजीद नहीं लेके चल पाए, तो आप उस ऐसे काम को जो है वो तर्क कर देते हैं या उसको रख छोड़ते हैं कि फ्यूचर में कभी देखेंगे, या कभी जिद्दी पकड़ लेते हैं कि हमने किसी भी सूरत इस चीज को चलाना है और करना है, उसके ऊपर मजीद पैसा एनर्जीज और एफर्ट लगाते रहते हैं। संक कॉस्ट है, संक कॉस्ट एक हमाकत होती है, ये ना करें। फिर उसके बाद में जी आपकी इंप्यूटेड कॉस्ट है। इंप्यूटेड कॉस्ट से मुराद ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आप इतने सफिशिएंट हैं कि आप अपनी जाती बिल्डिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं, जाती फ्लीट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और जाती चीज या पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आप वही पैसा, वही रिसोर्सेज, वही बिल्डिंग और वही फ्लीट अगर किसी और को रेंट आउट कर देते, किसी और को दे देते, तो उससे क्या फायदा आपको हासिल होगा। तो यहाँ पे आप अपने ही कारोबार को अगर कोई अपने ही किसी हिसाब से फायदा देते हैं, अगर आप इम्प्यूटेड कॉस्ट को कैलकुलेट करना, इम्प्यूटेड कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके अंदर तो कर लें। और मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे होता है कि जैसे पार्टनरशिप कर रहे हैं तो 3 पार्टनर्स हैं, किसी एक पार्टनर की बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग फ्री में नहीं देता है, कहता है जी मुझे इसका किराया दें आप, तो ये इम्प्यूटेड कॉस्ट के अंदर कैलकुलेट आप इसको कर सकते हैं। फिर जो कॉस्टिंग है इसके कौन से जो वो इसकी टाइप्स कौन सी, पहले हमने कॉस्ट की टाइप देखी है, लागतों की क्या किस्म। अब हम बात कर रहे हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग से मुराद है लागतों को शुमार करने के या लागतों को का हिसाब किताब रखने के तरीकेकार क्या है, उसकी जो किस्में होंगी। तो इसमें इसकी जो बहुत कॉमन टाइप है वो है आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग है। मार्जिनल कॉस्टिंग, फिर उसके बाद में आपकी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, फिर आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है और हिस्टोरिकल कॉस्टिंग है। मार्जिनल कॉस्टिंग में ये होता है कि आप मार्जिन रखते हैं, कॉस्ट वेरिएशंस आती रहती हैं, आपकी कीमतें बढ़ जाती हैं इनपुट्स की, आपकी लेबर महंगी हो जाती है, यूटिलिटी महंगी हो जाती है, तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं। आप अपने कंपटीशन में देखते हैं, अपनी कॉस्टिंग को देखते हैं, तो उसमें आप मार्जिन रखते हैं कि अगर कोई वेरिएशंस आती हैं तो आपने किस तरह से उसको कवर अप करना है। और दूसरा इसका एंगल ये है कि मार्जिनल कॉस्ट में आप अपनी जो लागतें हैं उनको इंतहाई इकोनॉमिकल और महदूद रख के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद में जी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसमें कुछ इस तरह की नेचर आ जाती है जिसमें फेलियर होता है, ब्रेकेज हो जाता है, लीकेज हो जाती है, तो आप उसके अंदर आपकी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की उसमें इतनी एब्जॉर्प्शन या स्पेस रखते हैं कि उन कॉस्ट को या जो मार्केट में उतार चढ़ाव आ रहे हैं आप उनको एब्जॉर्ब कर सकें अपनी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के। फिर उसके बाद में आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। आप एक स्टैंडर्ड तय कर लें कि आपको ये कॉस्टिंग रखनी है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को उसी के मुताबिक आपने लेके चलना है। मार्केट के अंदर आपने जो है वो जो भी वेरिएशन है उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ मैकेनिज्म है, जैसा कि आप एडवांस बाइंग कर लें, आप बहुत ज्यादा चीजें पहले से रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट से खरीद के रख लें ताकि मार्केट में प्राइस के ऊपर या इंटरनेशनल फॉरेक्स रेट्स के जो इम्पैक्ट आता है आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर वो ना आए। तो ऐसी सूरत में आप अपनी जो कॉस्ट है उनको एक स्टैंडर्ड के मुताबिक लेके चल सकते हैं। फिर उसके बाद में हिस्टोरिकल कॉस्टिंग है। माजी के अंदर जो वेरिएशन या फ्लक्चुएशन आई उनको मद्देनजर रखते हुए फ्यूचर के अंदर आप अपनी जो है वो कॉस्ट के ऊपर उसका असर या उसका जो मार्जिन है उसको रखते हुए लेके चलते हैं। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्टिंग है। माजी के अंदर हमने वो चीज बनाई थी, वो इतने में बनी थी, फ्यूचर में हम बनाने जा रहे हैं तो उसके अंदर उन्हीं फैक्टर्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा जी, अगली बात है जी कौन सी ऐसी मैथडोलॉजीज हैं जिनको आमतौर पर अडॉप्ट किया जाता है, कौन से ऐसे मेथड्स हैं कॉस्टिंग के अंदर जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत ब्रीफली मैं बताऊं, अपने बिजनेस को, अपनी प्रोडक्ट को या आपकी जो भी नेचर है सर्विसेज की उसको मद्देनजर रखते हुए एक आम प्रैक्टिस है, उसके अंदर हम इसको सिंगल यूनिट कॉस्टिंग कहते हैं, सिंगल कॉस्टिंग कहते हैं या आउटपुट कॉस्टिंग कहते हैं। आमतौर पे ऐसे काम जिसके अंदर आप जो है वो किसी चीज को एक दफा बना रहे हैं और दूसरी दफा शायद ना बनाए, तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं, आप सिंगल कॉस्टिंग करते हैं। प्रोडक्ट यूनिक हो अपनी नेचर के अंदर, तो वहां पे हम जो कॉस्टिंग करते हैं वो आप जो भी आउटपुट दे रहे हैं या जो कस्टमर आउटपुट डिमांड कर रहा है उसके मुताबिक आप अपने कॉस्टिंग को देखते हैं। हमेशा कॉस्टिंग में ये चीज में रखिए, इनपुट्स, प्रोसेसेस, फिर आउटपुट होता है। तो जो आपकी इनपुट कॉस्ट है, आपकी प्रोसेसिंग कॉस्ट है, उन दो चीजों को, और जो पहले हम कॉस्ट जो है वो कॉस्ट डिस्कस कर चुके हैं, उनके हेड्स आपके जो भी बिजनेस नेचर है उसके मुताबिक उनको देखें और उनको इनकॉर्पोरेट करें। तो दूसरे नंबर पे जो बहुत कॉमन इस्तेमाल होने वाली कॉस्टिंग की मेथोडोलॉजी है वो जॉब कॉस्टिंग है। जॉब कॉस्टिंग आमतौर पे जॉब से मुराद एक स्पेसिफिक काम या टास्क, जैसे कि आप किसी से कोई बहरी बेड़ा बनवा रहे हैं, कोई घर बनवा रहे हैं, कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो ये आपने एक जॉब उनको दे दिया है। इस जॉब से रिलेटेड जो भी उस जॉब की यूनिक डिलीवरेबल्स हैं, यूनिकनेस है, उसके मुताबिक उसकी जो है वो जॉब के मुताबिक कॉस्टिंग की जाए, इसको जॉब कॉस्टिंग मेथड कहते हैं। फिर उसके बाद में आपकी है जी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से मुराद कॉन्ट्रैक्ट मुआहदे,
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या इसको हम टर्मिनल कॉस्टिंग कहते हैं। टर्मिनल कहते हैं हम किसी भी ऐसी चीज को जिसका कोई हतमी डेडलाइन हो, जिसकी कोई हतमी जो है वो इख्तिताम की कोई तारीख या कोई वक्त मुतय्यन हो। आमतौर पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और टर्मिनल कॉस्ट लंबे अरसे तक चलने वाली कॉस्ट होती हैं। तो आप मुआहदा कर लेते हैं पूरे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 लाख यूनिट के लिए, 2 लाख यूनिट के लिए। तो इसमें क्योंकि आप बल्क में चल रहे हैं, लंबे अरसे के लिए चल रहे हैं, तो प्री अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं। तो इसमें कॉस्टिंग आप निगोशिएट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यदि आपकी बैच कॉस्टिंग है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बैचेस में बनती हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर, जैसा जो है वो फूड एंड एडिबल के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये बैचेस के अंदर प्रोसेस होती हैं। 10,000 का एक बैच हो गया, 20,000 का एक बैच हो गया। तो अब जो साल के पहले 3 महीनों के अंदर बैच बन रहा है उसकी कॉस्ट फैक्टर्स अलग हो सकते हैं, जो अगले 3 महीनों में, उसके बाद में 3 महीनों में। तो हर बैच की जो कॉस्ट है वो उस वक्त के हालातों वाकयात के मुताबिक डिसाइड होगी। फिर उसके बाद में प्रोसेस कॉस्टिंग है। कभी कभी हम ये करते हैं कि जितने प्रोसेसेस किसी चीज के ऊपर लगते हैं, हर प्रोसेस की कॉस्ट उसके ऊपर एडअप करते रहते हैं। किसी प्रोसेस के ऊपर आपने, मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है, एक प्रोसेस का जो आउटपुट है वो किसी दूसरे प्रोसेस के लिए इनपुट साबित होता है। तो यहाँ पे आपने एक चीज को आप 10 प्रोसेस से निकालते हैं, हर प्रोसेस की अपनी कॉस्ट है। तो 10 प्रोसेस से निकलने के बाद वो 100 रुपए की बनती है। कोई बंदा कहता है कि मुझे आप 3 स्टेप से निकाल के 3 प्रोसेस जो वो करके प्रोडक्ट को दे दें, जो तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहलाती है। तो जितनी ज्यादा एक्टिविटीज आप शामिल करते चले जाएंगे, हर एक्टिविटी के अपने एक्सपेंसेस हैं, उसमें वक्त लगता है, उसमें रिसोर्सेज लगते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी लगती है, उसमें आपकी ह्यूमन रिसोर्स लगती है, उसमें आपकी एक्सपर्टीज लगती है। तो हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट एडअप होती चली जाती है। तो इसको हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। तो ये बड़ा प्रिसाइज सा, बड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन मुख्तलिफ तरह की कॉस्टिंग का आज हमने। तो आज के सेशन के अंदर मैं एक चीज थोड़ा एडअप करना चाहता हूं जो कि ऑन डिमांड है। बार बार जो है वो हमारे व्यूवर्स ने इस चीज पर डिमांड किया है कि आप इस चीज को डिस्कस करें। जब आप किसी कारोबार को, आपके पास पैसा है और आप कारोबार को करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आप स्टार्ट कहां से? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि आपकी 3 तरह की फैसिलिटीज होती हैं। एक होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, एक होती है आपकी स्टोरेज फैसिलिटी, एक होती है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ठीक है, तो अब आपकी ये जो फैसिलिटीज हैं, इनकी लोकेशन, इनका लेआउट और इसकी प्लानिंग बड़ी जरूरी है। अब आपकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है, अगर आप एक होटल, एक फास्ट फूड चेन खोलना चाहते हैं, तो आपकी जो प्रोडक्शन, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वही है, वहीं पे आप उस चीज को स्टोर कर रहे हैं और वहीं पे आप उसको डिलीवर कर रहे हैं। और एन मुमकिन है अगर आप जो है वो उस चीज की होम डिलीवरी दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको फ्लीट ऑफ बाइक्स या सवारी कोई ऐसी जिससे आप होम डिलीवरी को कन्वीनियंट बना सकें, आपको इस्तेमाल करना है। या आप उसको आउटसोर्स कर सकते हैं। आजकल कुछ कंपनीज हैं जो कि आपकी डिलीवरी सर्विसेज को आउटसोर्स कर देती हैं, फूड आइटम के लिए, नॉन फूड आइटम के लिए। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए, सबसे पहले आपने जो चीज करनी है किसी भी कारोबारी फैसिलिटी को शुरू करने के लिए, उसके लिए आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपने उसकी, हमने एक मॉडल डिस्कस किया था, आपने सबसे पहले उसका मॉडल बनाए। बहुत बेसिक सा मॉडल है, बिजनेस मॉडल कैनवस, आप उसको फॉलो करें। फिर उसके बाद में आप उसका बिजनेस प्लान बनाने के साथ साथ उसका ऑपरेशनल प्लान बनाएं, उसका फाइनेंशियल प्लान बनाएं, उसका आपने जो है वो उसकी बजटिंग करें। अब इन कामों को करने के लिए आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को तय करें, आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अपने कारोबार के लिए उनको तय करें। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आपने उस कारोबार की बेसिक कैलकुलेशंस करनी। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होंगी, कौन से आपके ऐसे खर्चे हैं जो कि पक्के खर्चे होंगे, जिसमें आपकी लोकेशन हो सकती है, जिसमें मशीनरी हो सकती है, जिसके अंदर आपका कोई प्लांट वगैरह जो उसमें इस्तेमाल होता है वो हो सकता है। फिर उसके लिए उस मशीनरी, प्लांट और उस पिक्चर को चलाने के लिए एक्सपर्ट और माहिर कारीगरों की, एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत होगी। फिर अगर आप खाने पीने का काम करते हैं तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट के साथ साथ रेसिपी बहुत मैटर करती है। तो आपको एक ऐसा बंदा चाहिए, एक ऐसा शेफ चाहिए जिसके पास रेसिपी हो और वो उस रेसिपी के अंदर अबूर रखता हो। फिर यहाँ पे ना सिर्फ उसको बनाना, इंग्रेडिएंट को प्रोक्योर करना। आप जो भी कारोबार कर रहे हैं उसमें जो इनपुट्स है उनको, उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उनको मुहैया करने के लिए अच्छे वेंडर्स या सप्लायर कौन कौन हैं, कहां कहां हैं, और उनकी कॉस्ट को और क्वालिटी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। फिर इन चीजों को करने के साथ साथ आपकी जो मशीनरी है या प्लांट है, जो भी आपके उस कारोबार में आमतौर पर इस्तेमाल होता है, या जो टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, वो कहां से खरीदे जा सकते हैं, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या क्या हैं, आप इनिशियल लेवल के ऊपर किस लेवल की टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकते हैं, उसका तयन कर लें। फिर आपकी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसकी जो पैकिंग या पैकेजिंग है वो बड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। पैकिंग या पैकेजिंग का सिर्फ यही एक मतलब नहीं होता है कि आपने उसको अट्रैक्टिव बनाना है। उसका एक बहुत अहम मकसद ये होता है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है या जो भी आप
सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, आमतौर पर सॉफ्टवेयर पैकेज के अंदर डिलीवर किए जाते हैं, वो चीज महफूज हो, सिक्योर हो, उसका टेस्ट, उसकी क्वालिटी, उसकी शेप, उसका टेक्सचर और उसका वॉल्यूम महफूज रहे। फिर आजकल बहुत कॉमन प्रैक्टिस पूरी दुनिया के अंदर चल रही है, गो ग्रीन। इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए आपके जो पैकेज हैं, आपकी जो एक्टिविटीज हैं, आपके जो आउटपुट हैं वो महफूज हों, ना वो एनवायरमेंट को तंग करें, ना वो सोसाइटी को तंग करें, और ना ही वो आपकी आबो हवा के लिए नुकसानदेह हो, ना ही वो बहुत ज्यादा कचरा करें, और खासतौर पर ऐसा कचरा जो कि रिसाइकलेबल ना हो। फिर आपने करना क्या है कि किसी भी काम को करने के लिए इनिशियल लेवल के ऊपर बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम के ऊपर ना जाएं। इनिशियली आप छोटा मेन्यू लॉन्च करें। छोटा मेन्यू लॉन्च करने के बाद उसके ऊपर हमेशा ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आप प्रोडक्ट बना लेते हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है, आप उसकी प्रमोशन के अंदर सुस्ती कर जाते हैं, उसकी फ्री सैंपलिंग के ऊपर या फ्री टेस्टिंग के ऊपर सुस्ती कर जाते हैं। एक चीज में रखिए, खासतौर पर जो एडिबल चीजें हैं उनको जब भी आप जो है वो उनके बिजनेस के अंदर जाएं तो उसके कारोबार में, उसकी कॉस्टिंग के अंदर आपने एक हेड रखना है जिसको हम कहते हैं फ्री सैंपलिंग या फ्री टेस्टिंग। तो आपने एक थोड़ा सा वक्त या अरसा या एक थोड़ा सा ड्यूरेशन ऐसा रखना है कि जिसमें आप अपने उस प्रोडक्ट को फ्री टेस्ट कराएं, लोगों को सैंपल दें, और मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख रुपए में कारोबार शुरू किया तो 5,000 रुपए उसके लिए डेडिकेट कर दें, 7,000 उसके लिए डेडिकेट कर दें कि मैंने ये फ्री लोगों को टेस्ट कराना है, फ्री लोगों को दिखाना है। भाई लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां, लाखों को तो छोड़े, करोड़ों रुपए की जो गाड़ी है वो फ्री राइड करवाते हैं, वो आपको दावा देते हैं आए भी हमारी गाड़ी को देखें, अंदर बैठे, बाहर से चेक करें, इसको चला के देखें। तो जो फ्री सैंपलिंग है, देखें फ्री को तो कौन इनकार करता है, मुझे बताएं। वो चाहे वो प्रोडक्ट है, वो सर्विस है, वो किसी भी नौयत की चीज है, जब आप उसके पोटेंशियल कस्टमर को, जो कि उसका मुतवक्का खरीदार हो सकता है, एक होता है प्रोस्पेक्ट कस्टमर जो कि मुतवक्के का, जो अभी मुतवक्के है, एक होता है एक्चुअल कस्टमर जो कि उस चीज को खरीद लेता है। तो जब तक कस्टमर प्रोस्पेक्ट नहीं होगा तो एक्चुअल में कैसे कन्वर्ट होगा? तो प्रोस्पेक्ट कस्टमर को फ्री सैंपलिंग कराएं, टेस्टिंग कराएं, उसको फ्री राइड कराएं ताकि उसका ज़हन बने। तो मार्केटिंग का ये क्रिटिक भी है कि मार्केटिंग अक्सर जो है वो मार्केटिंग और प्रमोशन हमें ऐसी चीजों को भी खरीदने पर मजबूर कर देती है जो हमारी जरूरत भी नहीं होती है। तो फिर उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, आप प्रमोट करें, प्रमोट करने के साथ साथ वक्तन फवक्तन प्रमोट करते रहें। अब मुझे ये बताएं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के जो ब्रांड्स हैं सर्दियों के अंदर प्रमोशन क्या करते हैं? मुझे पता है सर्दियों के अंदर कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, फूड के साथ एसोसिएटेड चीजों तक महदूद रह जाता है, वरना लोग आमतौर पर इसको इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं सर्दी की वजह से। लेकिन स्टिल दे कीप ऑन प्रमोटिंग दैट प्रोडक्ट। वजह शेयर ऑफ वॉइस इज द शेयर ऑफ माइंड एंड शेयर ऑफ माइंड इज द शेयर ऑफ मार्केट। तो दिखता है वो बिकता है भाई, तो आप उसको प्रमोट करते रहें वक्तन फवक्तन। हम अक्सर किया करते हैं कारोबार को जब लॉन्च करते हैं बड़े अग्रेसिवली प्रमोट करते हैं, जो कारोबार थोड़ा सा चलना शुरू हो जाता है हम प्रमोशन को छोड़ देते हैं, भी अब तो रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया है। तो ये चीज गलत है। तो इन चीजों का मद्देनजर रखें, इब्तदाई तौर पे थोड़े मेन्यू के साथ, थोड़ी आइटम्स के साथ अपने कारोबार को लेकर चलें। फिर इसके साथ साथ यहाँ पे ये होगा, वॉइस ऑफ कस्टमर को कभी इग्नोर ना करें, कस्टमर का फीडबैक लें। अगर आप ऑनर हैं छोटे कारोबार के, दरमियाने कारोबार के, इवन बड़े कारोबार के, तो कभी कभी कुछ कस्टमर्स के साथ खुद इंटरेक्ट हों, उनसे फीडबैक लें, उनका तासुर लें, उनसे हाय हेलो करें, उनके साथ अपनी नेटवर्किंग करें ताकि वो आइंदा आए। तो मतलब उनको यहाँ पे आप कोई डिस्काउंट हैम्पर्स दे दें, कोई गिफ्ट दे दें, कोई इजाफी चीज दे दें। एक कस्टमर 2000 की चीज आपसे बाय कर रहा है, आप उसको जो है वो कुछ 100-50 रुपए की चीज साथ में कम्प्लीमेंट्री दे दें, वो खुश हो जाएगा इससे। तो कस्टमर जो एक्सपेक्टेशन लेके आता है, सबसे पहले तो मैं अपने एक और सेशन के अंदर बात कर चुका हूं कि जब भी आप कारोबार करते हैं तो कारोबारी होने के साथ साथ एक कस्टमर होके भी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को देखें। अगर मैं खुद कस्टमर होता, मैं खुद कंज्यूमर होता, तो क्या आया कि इतनी ही प्रोडक्ट, इतनी ही सर्विसेज या इतना ही कंटेंट मेरे लिए काफी होता, या इसी तरह की प्रेजेंटेशन मेरे लिए काफी होती? तो इन चीजों को अगर आप करते हैं इब्तदाई तौर पे, तो डेफिनेटली आप एक कारोबार को स्टार्टअप दे लेते हैं। जब आप कारोबार को स्टार्टअप दे लेते हैं तो आपने अगला कदम ये करना है कि फीडबैक लें, कस्टमर की कंप्लेंट्स को सुने। ये आपको बेहतरी के लिए अपॉर्चुनिटीज देते हैं। जो कस्टमर्स के फीडबैक को, उनकी कंप्लेंट्स को इग्नोर करते हैं, अल्टीमेटली वो एक ना एक दिन फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर इज बॉस, कस्टमर इज किंग। इफ यू नॉट एड्रेसिंग व्हाट कस्टमर डिजायर्स, तो फिर आप किस तरह से अपने कारोबार को लेकर चल सकते हैं? तो इन छोटी छोटी चीजों को मद्देनजर रखें, और रिस्क लिए बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। कैलकुलेटर रिस्क लें। अगर आपके पास 2 लाख रुपए की फैसिलिटी मौजूद है तो आप 2 लाख को ही इन्वेस्ट ना करें, 1.5 लाख को इन्वेस्ट करें, 1.25 लाख को इन्वेस्ट कर दें, ताकि अगर कारोबार के अंदर कोई अनफोर्सीन, कोई कंटिजेंसी, कोई ऐसी सूरत बन जाती है जिसको आपने ना सोचा था, ना कभी तवक्को किया था, वो हो गई है, तो अब आपके पास गिर के दोबारा उठने के लिए वो 75,000, वो 50,000 रुपए का मार्जिन मौजूद हो। तो ये कुछ गाइडलाइंस ही नए कारोबार को शुरू करने के लिए। रिस्क, शरीयत ये कहती है कि कारोबार या ट्रेड या मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर नफा और नुकसान
दोनों का अंदेशा मौजूद है, वो यही तिजारत, यही कारोबार और यही शरई और जायज कारोबारी मामला है। तो रिस्क लेना सीखें, कैलकुलेट दिया। तो आज की इस वीडियो सेशन में, लाइव सेशन में हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। आप कोई कमेंट करना चाहें, कोई क्वेश्चन करना चाहें, किसी किस्म का कोई आप जो है वो एडअप करना चाहें तो कमेंट बॉक्स हाजिर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।